अनिल चवड़िया साहब को आए और आज का जो ये एजेंडा है चौतरफा बढ़ते मनवादी सांप्रदायिक हमले व कॉरपोरेट कब्जा के खिलाफ बहुजन दावेदारी आंदोलन को अपने विचार के साथ रखेंगे। अनिल चवड़िया जी। साथियों, इस हॉल में मेरे एक और साथी होंगे, बिशंबर पटेल। वो एक अखबार लेकर आए हैं इलाहाबाद से, बहुजन करण। बाहर वो अखबार रखा हुआ है शायद, और अगर वो हो हॉल में तो वो मैं उनको देखना चाहता था, शायद वो बाहर होंगे तब। दूसरी बात साथियों, मैं इस तरह के आयोजनों के बारे में आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, बड़ी मुश्किल से इस तरह के आयोजन होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों का बहुत समय लगता है, और आप जो आते हैं आपकी भी मेहनत लगती है, आपका भी समय जाया होता है, समय लगता है, जाया नहीं होता, लगता है। मैं केवल ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग, बाहर भी बहुत सारे साथी नजर आ रहे हैं, रोज रोज हम लोग नहीं मिलते हैं। जब एक दिन साल में, 2 साल में, 3 साल में जब एक बार मिल रहे हैं तो कम से कम तबीयत से खुल के मिल लें, बातचीत कर लें, सुन लें। तो जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो अंदर आए और जो भी बोल रहे हैं उनकी बात को सुने। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बातें हमारे साथी लोग कर रहे हैं, और मैं ये आपसे अपील करके जो अपनी बात कहने जा रहा हूं, वो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो आपको अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं डराकर अपने विचारों की तरफ आपको खींचना नहीं चाहता हूं। मैं आपकी चेतना के साथ अपने विचारों का संवाद करना चाहता हूं, उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इसीलिए साथियों, आप पूरी चेतना खोलकर आप बात कीजिए और सुनिए। जब आप बात करते हैं 3000 साल की, तो साथियों जरा सोचिए, आप 3000 साल की बात आपको 30 मिनट में, 25 मिनट में और आधे घंटे में समझनी है। ये कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। 3000 साल को आप 30 मिनट में और 40 मिनट में आप समझना चाहते हैं। आखिर क्यों हम बार बार वही लौट जाते हैं जहां से हम चले थे? क्या वजह है? और मुझे लगता है कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसको नहीं समझिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी जमात नजर आ गई है, लेकिन नहीं। आप मान के चलिए वो कि ये भीड़ ही रह जाएगी, ये समाज को आगे नहीं ले जाएगी। आप लोग समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, उसके जो औजार हैं, उसके जो हथियार हैं, उनको आप समझिए और उसको सुनने की कोशिश कीजिए। हम और आपकी स्थिति क्या है आज, क्या है, हम कहां खड़े हैं, यही से बात मैं आपको शुरू करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं
3 हिस्सों में अपनी बात रखूंगा, अगर आयोजक के पास समय होगा और मुझे समय बोलने का मौका मिलेगा। पहला तो मैं आपको जो आज के ट्रेंड्स हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, यानी जो हमारे बीच में जो कुछ चल रहा है हमारे बीच में, उसकी तरफ आपका हम ध्यान ले जाना चाहेंगे। और दूसरा, हम आपको क्या करना चाहिए, इसके कार्यक्रम आपको हम बताएंगे। हमारे दिमाग में क्या कार्यक्रम है, क्या चल रहा है। कार्यक्रम जरूरी है। आप जब यहां से जाएं तो आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, और वो हाथ जो है वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है किसी भी कार्यक्रम का। और मैं वो दूसरे हिस्से में बात रखूंगा। और जो इसका पहला हिस्सा है वहीं से मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं कि आज हम किस स्थिति में हैं। साथियों, आज 2 तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, 2 तरह के संघर्ष हम लोगों के बीच में चल रहे हैं। हम किससे लड़ रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, इस पे बात मत कीजिए अभी। वो तो सब तो देख रहे हैं आप। हम नई बात क्या बता रहे हैं तब आपको। जो कुछ हो रहा है वो सब तो आप देख ही रहे हैं। जो आपने संस्थान बनाए थे वो उसका निजीकरण हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका लूट हो रहा है। शिक्षण संस्थानों पर हमला हो रहा है। अरे भाई, तो इसमें हम नई बात क्या बता रहे हैं आपको। ये तो आप सब लोग सचेत लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं। निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। हम क्या बताएं आपको, नहीं बताएं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमको आपको क्या बताना है, हमको आपको ये बताना है और हमको आपको ये समझना है कि हम लोग आज कहां खड़े हैं। हम लोग जहां पर खड़े हैं उसमें 2 राह है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते की तरफ ले जाने वाले लोग वो लोग हैं जो आपके बीच में तरह तरह का जादू, तरह तरह का मदारी, तरह तरह का सर्कस, तरह तरह का आकर्षण, तरह तरह का लालच, तरह तरह का प्रलोभन वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी कि एक भ्रमित पैदा करने की स्थिति, आपको बहकाने की स्थिति एक पैदा करेगी। और दूसरी स्थिति होगी कि आपको समाज में वास्तविक रूप से, यानी कि सचमुच एक ढांचे के तौर पर समाज में कोई परिवर्तन हो, इस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरफ जो ले जाने की कोशिश करेंगे उसकी तरफ जाने वाले कितने लोग होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। काहे कि इधर चले जाने वाले के पास बहुत चमक दमक है, बहुत हाथ में मिठाई है, तरह तरह का व्यंजन है, तरह तरह का फिल्म है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, पैसा कौड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, पद है, प्रलोभन है, पता नहीं क्या क्या है। तो उधर तो लोग बहकेंगे, जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, यही बात आपको समझना है। दरअसल क्या होता है मित्रों, दिक्कत क्या होती है कि समाज में जब चेतना का विस्फोट होता है, यानी जब आपके भीतर चेतना का जन्म होता है, आप जब चेतनशील होते हैं, तो जब चेतनशील होते हैं तो उसके सामने 2 तरह के संकट खड़े किए जाते हैं। 2 तरह का संकट यह होता है कि वो अपनी चेतना से समाज को बदल देगा, या फिर वो अपनी से चेतना की ऊर्जा को खपा देगा। भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, हम बोलना बंद कर देते हैं। तो हम लोग अभी जहां पर खड़े हैं वो भटकाने की स्थिति है। आपको राह
दिखाने वाला, बार बार कहते हैं कि राह दिखाने वाले नेता नहीं है, वही है बात। नेता पर आप बहुत जोर मत दीजिए, संत पर बहुत जोर मत दीजिए, दिखाने वाला कोई नहीं है। वो संत होगा कि नेता होगा कि पत्रकार होगा कि बुद्धिजीवी होगा, कौन होगा, ये बात आप मत कीजिए, क्योंकि इसके सबके अपने अर्थ होते हैं। कोई नए शब्द से विभूषित, यानी नया शब्द जिसके लिए हमको हो, शायद वो आदमी, वो शख्स हमारे बीच में आए और वो आपको एक राह दिखाए। आप और अभी हम भटक रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, इस बात को आपको समझिए। जैसे हम लोग बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, और मैं बहुत ही निर्मम हूं आलोचना करने के मामले में, मैं किसी को नहीं बख्शता, अपनी भी आलोचना चूंकि मैं रोज करता हूं, रोज अपने आप से लड़ता हूं, इसीलिए मैं किसी की आलोचना करने से संकोच नहीं करता, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और व्यक्ति को मैं देवता नहीं बनाता, व्यक्ति व्यक्ति है, जिसको लोगों ने देखा है, महसूस किया है, जिसके साथ खाया है, पिया है, सोया है, घूमा है, फिरा है, बातें की है, और जिसके तमाम चीजें लिखी हुई हमारे बीच में मौजूद है। हम इसीलिए इंसान को देवता बनाने के पक्ष में नहीं है, बहुत निर्मम आलोचना करते हैं। और आप सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने अगर आलोचना नहीं की होती, आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता है, आलोचना एक गति होती है आगे ले जाने की, निंदा नहीं होती है। हम लोग बात समझ लेते हैं, आलोचना का मतलब निंदा नहीं, निंदा एक अलग चीज होती है। आलोचना गति का नाम है जो आगे ले जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने यदि केवल ज्योतिबा के बारे में बात की होती, केवल बुद्ध के बारे में बात की होती, केवल आपके पेरियार से उनके डायलॉग होते थे, उसके बारे में बात की होती, यानी उनके पहले रैदास, कबीर, जो भी जिनके भी नाम लेते हैं, अगर केवल उन्हीं की बात करते होते तो शायद डॉक्टर अंबेडकर को जितना आप पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, शायद आपके पास वो नहीं होता। गाड़ी आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, इसीलिए हम और आप उनका नाम ले रहे हैं। और अभी और हम आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी को जाम कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी को ताला लगा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ा रहे। और ये बात मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं। इसी तरह से मैं कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो राजा थे, उन्होंने आरक्षण दिया, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर समय की राजनीति की अपनी आवश्यकता होती है, हर समय की अपनी राजनीति की जरूरत होती है, और राजनीति अपनी जरूरत के हिसाब से सामाजिक शक्तियों को पैदा करता है या सामाजिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इस बात को हमको और आपको बराबर ध्यान में रखना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आरक्षण दिया, इसीलिए मैंने कहा कि वो राजा थे, उन्होंने आरक्षण दिया, एक सामाजिक शक्ति उभर के आई। साहू जी महाराज, मैं छत्रपति बोल, हाँ शिवाजी, ओ सॉरी, उनके वंशज, वो मैं गलती से बोल गया। तो आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण जब दिया उन्होंने, तो उसकी जो चेतना का विस्फोट हुआ, जैसे आज मान लीजिए मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने क्या किया, मंडल कमीशन ने आपकी चेतना का एक विस्तार किया, आपकी चेतना एक आपके भीतर पैदा की, आपको लगा कि आपको ये हमें अवसर मिल सकता है, यानी कि एक सत्ता, एक सामाजिक शक्ति को पैदा कर रहा है। और वो बात आपके साहू जी महाराज से लेके और बीपी सिंह तक आया। बीपी सिंह किन स्थितियों में आरक्षण दिए थे, किन स्थितियों में आरक्षण दिए थे? क्या वो ये बहुत ही समाज सुधार करना है, वो उसके लिए परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे,
इसीलिए आरक्षण दिया है? नहीं। एक ऐसी राजनीतिक स्थिति आई है, भाई सुनिए, आप लोग उनको बोलिए कि बाहर करें, वो बहुत डिस्टर्ब लोग करते हैं। ये लोग कैसे लोग हैं आप लोग भाई, कैसे लोग आप लोग हैं? नहीं झेलना, नहीं सुनना है, बोल दीजिए, मैं चला जाता हूं। 1000-1500 किलोमीटर से आदमी आता है मर खप कर। आप लोग को जरा सा लगता भी नहीं है कि आदमी को सुनना चाहिए ध्यान से? अगर सुनना है तो नहीं सुनना है, आपकी स्वतंत्रता है, आप चले जाइए। तो वो कोई इस तरह के, जैसे डॉक्टर अंबेडकर में क्या स्थिति थी? वो अगर केवल राजनीतिज्ञ होते, यानी उनको सत्ता की चाहत होती केवल, कि नहीं मुझे सत्ता चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, तो आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम आप नहीं लेते, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया वो नहीं कर पाते। डॉक्टर अंबेडकर में एक सचमुच में सामाजिक व्यवस्था का जो ढांचा है उसको बदलने का एक उनके लाइफ का, उनके जीवन का उद्देश्य था। उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि उसमें वो बेचैन रहते थे, और वो बेचैनी उनके सुबह से लेके और रात तक दिखती थी, उनके हर चीज में दिखती थी, बैठकों में, उनसे मिलने जुलने, खाने पीने, हर वक्त वो बेचैनी दिखती थी। और उन पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उन सब ने इस बात की ताकीद की है, इस बात को बताया है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर सचमुच में चाहते थे कि समाज व्यवस्था में परिवर्तन, और उसके लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो इस तरह से आप एक सामाजिक सुधार की नीयत से, सामाजिक ढांचे को बदलने की नीयत से कोई आप प्रोग्राम लागू करते हैं, बनाते हैं, तब आपको लगता है, तब हम ये कहेंगे कि हाँ ये फैसला एक राजनीतिक फैसला है और समाज को एक नई दिशा देगा। नहीं, ये जो फैसला होता है सत्ता की तरफ से, सत्ता क्या करती है कि आपको एक लाभ देगी, लेकिन आपसे 10 लाभ लेने का इंतजाम पहले कर लेगी। आपको एक लाभ देगी, लेकिन आपसे 10 लाभ लेने का इंतजाम पहले कर देगी। और मैं आपको एक उदाहरण से आपको बात अपनी समझा सकता हूं। आज आप बात बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं कॉर्पोरेट लूट हो रही है, आप आज बोल रहे हैं निजीकरण हो रहा है, आज आप बोल रहे हैं शिक्षा संस्थान खत्म हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं नौकरियां खत्म हो रही है। हो गई बात, एक लाभ दिया, आरक्षण कागज पे लिख दिया आरक्षण, और आपसे सब चीज छीन लिया, यहां तक कि आपके बोलने के अधिकार को सीमित कर दिया, यहां तक कि आपके चुनाव लड़ने के अधिकार को सीमित कर दिया। कैसे कर दिया? आपकी हैसियत है चुनाव लड़ने की? आज जहां हॉल में बैठे हुए लोग हैं, हैसियत है चुनाव लड़ने की? है करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया है? नहीं है। इसका मतलब आप चुनाव से बाहर हो गए। एक चीज दिया हमने, 10 चीज ले लिया। आपको आरक्षण दिया लेकिन रथ यात्रा निकाल दी, आरक्षण दिया लेकिन निजी क्षेत्र में कैसे बढ़ावा हो इसके लिए हमने प्रोग्राम बना लिया। और न केवल ये प्रोग्राम बना लिए, बल्कि हमने आपके बीच में ऐसे नेता पैदा कर दिए जो ये नारा लगाएं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। हो गया आपका, भाग गए आप। साथियों, में लड़ाई के टूल्स हैं, बहुत बारीकी से काम करते हैं। हम और आप क्या हैं? हम और आप बहक जाते हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, पता नहीं जो मन में आता है, जैसे अनाप शनाप जो भी मन में आता है। आप देखते हैं कि लोग उगल देते हैं, निगल देते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मैं पूछता हूं, मैंने कई लोगों से पूछा और मुझे तकलीफ हो रही है। हम लोग जब अखबार निकाल रहे हैं बहुजन करण, उसके संदर्भ में ये बात और ज्यादा तकलीफ दे हुई। हमने कहा भारत में 5 अच्छे बहुजन लेखकों के नाम बता दीजिए जो इस बहुजन समाज के आंदोलन ने तैयार किया। 5, केवल 5 लेख बता दीजिए, 5 लेखक, और हिंदी भाषा में बता दीजिए, हिंदी में लिखने वाले। पूरी राजनीति को ये डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा झंझनाने वाला ये क्षेत्र है। फेसबुक के लिखने वाले लाखों लोग पैदा हो गए, झट से कुछ लिख देंगे।
ट्विटर पे कुछ झट से लिख देंगे, फॉलोअर बना लेंगे, फौज खड़ी हो गई है। 5 लेखक किसी ने तैयार किए हैं, 5 लेखक जो सचमुच में इन तमाम चीजों को समझता हो, समेटता हो और फिर अपने समाज के सामने उसको रखता हो। नहीं है साथी, नहीं है। हम भागने वाले लोग हैं, हम भावनात्मक रूप से ज्यादा भागते हैं। जितने भी नारे हमारे सामने आए हैं हम रटे जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के समय से, लोहिया के समय से, बाबू जगदेव के समय से हम उसी को रटते चले जा रहे हैं। हमने कभी उसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे अभी मान लीजिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और एक नारा और था, मैं नोट कर रहा था, हमारा भाग 85 है, 85, हाँ हमारा भाग 85, 90 भाग हमारा है, 90 आप कर लीजिए। अच्छा 90 भाग हमारा है। अब क्या कह रहे हैं कि 90 लोगों का 90 का हिस्सा हमको दे दीजिए। लेकिन हिस्सा जहां का मांग रहे हैं वो मकान भूतहा है, तब आप क्या कीजिएगा? उस मकान में रोग लग जाता है तो क्या कीजिएगा? उसी में हिस्सा मांगिएगा 90? नहीं। आप इससे राजनीतिक सत्ता तो हासिल कर लेंगे, इससे राजनीतिक तौर पर आप सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन समाज, वो मकान जो है जहां आप हिस्सा मांग रहे हैं, उसको बनाने का काम तो आप नहीं करेंगे। उसको बनाने का काम कौन करेगा? आप कौन लोग हैं? आप लोग युग निर्माता हैं, आपने युग बनाया है। आप लोग तमाम जितने बहुजन जिसको कहते हैं वो समाज के निर्माण करता है। कोई भी दुनिया का काम, कोई भी जो निर्माण का काम है, आप बताइए बहुजन दायरे से बाहर हुआ हो? एक भी कोई काम बताए? ये जो बहुजन दर्शन है, ये जो उसकी संस्कृति है, निर्माण की संस्कृति, यही तो बारीकी में फेल हो जाते हैं आप, जब आप ये नहीं कहते हैं कि यहां हम नया अपना भवन बनाएंगे, हम हिस्सेदारी की मांग करते हैं। गड़बड़ी यही शुरू होती है। तो क्या क्यों होती है? दरअसल ये क्या होता है कि जो मैंने कहा कि भावनात्मक रूप से बह जाने का खतरा जो होता है, वो खतरा होता है। अब हम नया नारा ये क्यों नहीं दे सकते? हमारा भाग 85 है, हमें भारत बनाना है। हम क्यों नहीं ये नारा दे सकते? हमारा भाग 85 है, हमें भारत बनाना है। हमको हिस्सेदारी की बात नहीं करनी, हमको तो भारत बनाना है। एक नई व्याख्याएं कैसे हम देंगे अपने स्लोगन्स की, इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए। बाबा साहब का एक बहुत ही स्लोगन चलता है, शिक्षित संघर्ष, संगठित संघर्ष। यानी कि अंग्रेजी में उन्होंने बोला था ये बात कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष। संघर्ष और क्या है? संघ बाद में है। संघ बाद में है। शिक्षा, संघर्ष और संगठन। अब आप बताइए कि बाबा साहब किस शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे? क्या वो शिक्षण संस्थान जिनकी आलोचना हम सदियों से करते रहे हैं, क्या शिक्षा का मतलब हम ये बता रहे हैं कि केवल वहां पर जाकर एक सर्टिफिकेट, डिग्री हासिल करनी है और फिर उसकी सेवा में लग जाना है, जो ये पूरा ढांचा बना हुआ है? क्या इसका शिक्षा का मतलब क्या यही हुआ? इस शिक्षा का मतलब क्या हुआ जो बाबा साहब कहते हैं? तो आप ये पाएंगे कि शिक्षा, संघर्ष और संघ, इसकी जो भी व्याख्याएं हमारे बीच में अब तक आई हैं, इंटरप्रिटेशंस जो हुए हैं, वो इंटरप्रिटेशंस आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन व्याख्याओं को एक नए सिरे से लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। और जो समाज नई व्याख्याएं बनाता है, वही समाज का नेतृत्व करता है।
समाज को लीड करने वाले लोग वही होते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग वही होते हैं। मैं ये पूछूं आपसे कि क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि देश में शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ 1857 के बाद से और 1947 के बाद से कब कब हुआ है और क्यों हुआ है, इसके क्या राजनीतिक कारण है? कभी प्रश्न हमने किया इस पर? अभी जो ये शिक्षा नीति आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर, क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कि ये शिक्षा नीति आज की तारीख में क्यों आई है? 1986 में जब एक नई नीति आई थी, शिक्षा नीति, वो क्यों आई थी? इसके पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ है? किन स्थितियों में ये नई शिक्षा नीति आती है? हमने शायद इस पर कोई विचार नहीं किया, और जब विचार नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि हम फिर बहकने वाली राह में घुस गए। बहकने वाली राह में हम घुस चुके हैं, और ये बहकने वाली राह में जो हम घुसे हैं, इससे हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। हमारा मतलब हमारे समाज का। समाज ये बनेगा नहीं फिर। तो साथियों, मुझे लगता है कि हमें बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं जिसको कि हमको संभल के, यानी हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर होगा, हम जो देख रहे हैं उसका क्या असर होगा, हमारे देखने, बोलने, सुनने का जो असर होता है, अगर उसकी समझ एक समाज में नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूं कि आप जो लोग बहका ले जाते हैं इधर उधर, उससे आप अपने को रोक पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, न देखना और न सुनना और न पढ़ना। सुमित जो कह रहे थे कि अखबार बंद कर दीजिए, टेलीविजन बंद कर दीजिए, तो जब ये बात वो कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप न देखना, न सुनना, न पढ़ना, कई चीजों को, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक आंदोलन में। बहुत बड़ी एक आप जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है समाज में, आप देखना बंद कर दीजिए, आप सुनना बंद कर दीजिए, देखिए उसकी स्थिति क्या होती है। ये करना चाहिए। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि बहुत जो ये बातें होती हैं, जैसे हम लगातार बात करते हैं प्रतिनिधि की बात, अभी भी कई लोगों ने कहा, जो हिस्सेदारी की जब बात होती है, प्रतिनिधि की बात होती है, अरे भाई आप प्रतिनिधि की बात मत कीजिए। आप, हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रतिनिधि नहीं चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। और जब हम कहते हैं प्रतिनिधित्व चाहिए, तो वो व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करने जाता है वो व्यक्ति नहीं रह जाता, वो पूरे सामाजिक सरोकार के साथ, समाज के जो बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों के साथ वो कहीं भी जाता है तो वो प्रतिनिधित्व करता है। अभी क्या होता है, आपने प्रतिनिधि भेज दिया, पारिवारिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हो गया, पारिवारिक सुधार चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि दो तरह के सुधार होते हैं, पारिवारिक सुधार और सामाजिक सुधार। पूरा का पूरा ये बहुजन आंदोलन कहाँ, किस, इसका नेतृत्व जो है, राजनीतिक नेतृत्व कहाँ खड़ा है? पारिवारिक सुधार में लगा हुआ है, सामाजिक सुधार में नहीं, पारिवारिक सुधार में। तो बात पहले कह गई, पहले साफ हो गई थी। पारिवारिक सुधार ये जो है हर क्षेत्र में आपको मिलेगा, ये मीडिया में भी आपको मिलेगा, ये आपको राजनीति में भी मिलेगा। हर आदमी अभी मालिक बनना चाहता है, हर आदमी के भीतर ये भूख है कि हमको मालिक बनना है। कोई भी छोटा मोटा प्लेटफॉर्म हो, कोई मंच हो, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसमें मालिक बनने की प्रवृत्ति बहुत तेज हुई है। वो मालिक बनना चाहता है। ये प्रवृत्ति को हमको और आपको समझना पड़ेगा। ये जो मालिक बनने की जो प्रवृत्ति है, वो फिर आपका ये जो चेतना पैदा हुई है उसका दोहन करेगा। क्योंकि निजी मिल्कियत खड़ी हो रही है, निजी मिल्कियत से समाज नहीं बनेगा। इसलिए साथियों, मैं ये समझता हूं कि हमको इस तरह से जो हमारा पूरा अभी जो हमारी जो भीतर जो ये ट्रेंड चल रहे हैं, उस ट्रेंड को जो हमारे भीतर जो अभी कुछ चल रहा है उसको समझने की जरूरत है, और उसको समझ के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। जो विजय जी कह रहे थे, मैं कई बार कह चुका हूं
कि देखिए राजनीति का बहुजनकरण करना होगा, राजनीति का बहुजनीकरण करना होगा, ये नारा हमें लगाना पड़ेगा। बहुजनीकरण का मतलब क्या होता है? मुझसे किसी ने पूछा बहुजनीकरण का मतलब क्या होता है? बहुजनीकरण का मतलब साफ है कि आपकी राजनीति, आपके भारत निर्माण का जो पूरा संकल्प है, आपके भारत निर्माण का जो पूरा नक्शा है, वो हर पार्टी, हर संगठन में उसकी आवाज बरकरार रहे, उसकी आवाज गूंजे। सिंपल सी बात है। अभी जो ये बात हो रही है ए टू जेड से लेकर और सर्वजन तक की बात जो हुई, सर्वजन तक की बात हुई, ये क्या बला है भैया? ए टू जेड से लेकर सर्वजन बहुजन आंदोलन में ये नई नई बात क्या आ जाती है? मैं आपको इस तरफ एक ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो तरह के शब्द आते हैं। जो वर्चस्व रखता है वो शब्द निकालता है सोशल इंजीनियरिंग, यानी सोशल इंजीनियरिंग करनी है। और जो वर्चस्व नहीं है, जिस समाज का वर्चस्व नहीं है, यानी कि वो शोषित है, पीड़ित है, और जब वो उसका नेतृत्व जब उसके बीच से निकलता है और जब वो ये कहता है ए टू जेड और सर्वजन, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई फर्क है इसमें? बोलिए। इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें अगर कोई फर्क है तो यह है कि कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। क्या है सोशल इंजीनियरिंग का मतलब? क्या हुआ? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यह हुआ कि सत्ता की क्षमता तुम्हारे पास है, लेकिन रणनीति और कौशलता हमारे पास है। तुम क्षमता रखते हो, रखो, लेकिन हम अपनी रणनीति और कौशलता से तुम्हें यह सत्ता हासिल नहीं करने देंगे। ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। और अब ये क्या होता है टू जेड और सर्वजन? ये होता है कि हिस्सेदारी दे दो, ऊपर बैठा दो, बस बाकी राजनीति जो तुम्हारी है वही चलेगी। राजनीति तुम्हारी चलेगी, लेकिन हमारे नेतृत्व में चलेगी, हमको तुम आगे बैठा दो। यही है फर्क सोशल इंजीनियरिंग और ए टू जेड से सर्वजन। इसीलिए बहुजन को यह आंदोलन अभी आज की तारीख में राजनीति क्षेत्र में, राजनीति जो पार्टियां चलाती हैं, और राजनीति का मतलब केवल पार्टी नहीं होती है। हम लोग बार बार पार्टी की बात पर समझ लेते हैं कि यही राजनीति नहीं। राजनीति का बहुत छोटा सा हिस्सा पार्टी है। राजनीति का बहुत सा छोटा सा हिस्सा, एक कहिए कि एक गाड़ी जैसा है, छोटी सी गाड़ी जैसी है। राजनीति का मतलब होता है समाज में नीचे तक जो लोग हैं, आम सामान्य तौर पर लोग जो हैं, उनके सोचने समझने के तौर तरीके, उनके भीतर जो चेतना है, उसका स्तर, ये होता है राजनीति। वो उसको उठाना, यानी नीचे ढांचा बनाना, दिमाग में ढांचा बनाना, वो राजनीति होती है। तो हमको आपको पार्टी के भरोसे, पार्टियों के भरोसे जो हम रहने के आदी हो गए हैं कि पार्टी होगी तभी होगा, नहीं। इसीलिए हम धोखे खाते रहते हैं, बराबर धोखे खाते रहते हैं। तो साथियों, मुझे ये लगता है कि हमें इन स्थितियों से निकलना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा कि आप समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं। समाज में आप ही समाज का लोग कहाँ जाएगा, समाज कहाँ जाएगा, ये आप ही पर निर्भर करता है। और आप अगर उसके हथियार को समझ लेंगे, टूल को समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। तो मैं इन प्रवृत्तियों के करने के बाद मैं आपके सामने कुछ कार्यक्रम क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताना, मतलब अपनी ओर से सुझाव देना चाहते हैं। और हम जो 2-3 बात और एक आपको तरफ इशारा कर देना चाहते हैं, ये अपनी बात कार्यक्रमों की तरफ बढ़ने से पहले, कि देखिए, हमको देवता बनाने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी देवता बनाने की जल्दीबाजी नहीं। हमारे बीच में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, कृपया उनको उन विशेषणों से, जो विशेषण लगाते हैं ना, संत शिरोमणि जैसे आपने लगा दिया,
या कुछ और भी लगा दिया आपने। मुझे लगता है कि थोड़ा इन विशेषणों को के प्रति सतर्क होना चाहिए। विशेषण जो हम लगाने की जल्दीबाजी करते हैं, थोड़ा हमको उसको बचना चाहिए। और ये इसके खतरे आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। मैं ये आपको सावधान कर रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। और ये पिछले मैं बहुत ही साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बहुजन आंदोलन में क्या अभी आने वाले दिनों में ये होने वाला है। एक तो कि आप विशेषों से बचें। दूसरा, बंद कीजिए भाई फोन, आप बंद कीजिए फोन। विशेषों से बचे आप। और दूसरा कि आप राजनीति और धर्म का किसी भी रूप में कहीं भी मिक्सअप हो रहा है या मिक्सअप होते हुए दिख रहा है, उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। धर्म का मतलब कोई भी धर्म, धर्म का मतलब केवल कोई एक धर्म नहीं है, कोई भी धर्म। अगर कहीं आपको दिखता है कि उसमें राजनीतिक बात है तो राजनीतिक मंच की तरह उस पर बात होगी। राजनीतिक सवाल का समाधान हम धर्म के जरिए नहीं निकालेंगे या उसके जरिए बात नहीं करेंगे। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत साफ होनी चाहिए। ये अगर हम अलग नहीं करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का एक पक्ष है कि वो सामाजिक सुधार थे, सामाजिक सुधारक थे, राजनीति थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अगर बौद्ध बन रहे हैं अपने अंतिम समय में, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि राजनीति का और धर्म से जुड़ा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए मैं संकेत के तौर पर और सावधानी बरतने के तौर पर मैं अपनी बात आपके सामने ये रख रहा हूँ, डरते हुए रख रहा हूँ। शायद कि आगे कुछ खुल के इस पे बात मैं करूँगा, लेकिन इससे जितना बचे हम लोग, शायद वो हमारी राजनीति को ज़्यादा धारदार बनाएगा, डॉक्टर अंबेडकर को समझने में ज़्यादा मदद करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमको इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। अब साथियों, मैं आपके सामने जो कार्यक्रम रखना चाहता हूँ, क्या कार्यक्रम कि देखिए, मैंने अभी कई जगह पत्र लिखे, विधानसभा अध्यक्षों को पत्र लिखा, लोकसभा के, राज्यसभा के जो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पत्र लिखा। और क्या पत्र लिखा, और मैं और भी लोगों को लिख रहा हूँ, जो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उतने साधन नहीं है हमारे पास, तो दिक्कत हो रही है। मैंने ये पत्र लिखा कि तमाम संसद सदस्य और तमाम विधान मंडल के सदस्य अपने अपने कोष से, जो उनके पास कोष मिलता है, उस कोष से अपने क्षेत्र के हर शैक्षणिक संस्थानों में, वो शैक्षणिक संस्थान का मतलब पुस्तकालय भी होता है, संस्थान का मतलब केवल स्कूल नहीं, जहां पठन पाठन का काम होता है, जहां पर कि पठन पाठन के जो केंद्र हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर डॉक्टर अंबेडकर साहित्य उपलब्ध आप कराने की व्यवस्था करें। ये मैंने पत्र लिखा और मैंने अध्यक्ष से अपील की, सभापति से अपील की कि आप अपने मेंबरों से कहिए, विधानसभा अध्यक्षों से को लिखा कि आप अपने सदस्यों से अपील कीजिए कि आप अपने कोष से, जो आपका ये कोष है, उस कोष से आप डॉक्टर अंबेडकर साहित्य उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहित्य नहीं, मैंने ये भी लिखा कि आप गांधी का साहित्य भी कहिए कि गांधी का साहित्य भी उपलब्ध कराया। हम पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी को साथ में पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए, लेकिन आप उस साहित्य को कराइए जो समाज के मूलभूत परिवर्तन की जहां बात हो रही है, वैसे साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए। मैंने डीएमके की जब सरकार आई तो उसके जो एमके स्टालिन, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनको पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा कि आप जो रामास्वामी पेरियार जी का जो साहित्य वहां पर उपलब्ध है तमिलनाडु में, उन तमिलनाडु में साहित्य को आप भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने की एक परियोजना बनाइए और उस परियोजना से पूरे देश में
पेरियार साहित्य को उपलब्ध कराने का इंतजाम कीजिए। मैंने ये पत्र लिखा है एम.के. स्टालिन को। मैं जानता हूं कि कहीं से वो पत्र का जवाब नहीं आना है। ये सत्ता जो मिली है, सत्ता में जो लोग हैं, उनसे मैं बहुत उम्मीद नहीं करता, और मैं उम्मीद करता भी नहीं हूं। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आप हमारे लिए सत्ता हैं, आप ही हमारे लिए सत्ता है। आप जब बोलेंगे, आप जब आवाज लगाएंगे, तो वहां पर जो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी कुर्सी थोड़ी जो है बोलने लगती है, सुनने लगती है। इसीलिए आपको बोलने की जरूरत मैं करता हूं। आपको इसीलिए मैंने ये बात बताई कि मैं और कहीं भी नहीं मैंने उसको प्रचारित किया कि मैं अखबार में चला गया, टेलीविजन नहीं। मैं जानता हूं उसकी क्या सीमा होती है, इसलिए मैंने आपको भी ये बात बताई। आप हर जगह मांग कीजिए कि जो भी एमएलए एमपी है वो अपने फंड से ये साहित्य उपलब्ध कराए। तमिलनाडु की सरकार को आप पत्र लिखिए कि आप हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में जो पेरियार साहित्य है उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराए। ये आपको और हमको पत्र लिखना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो साथियों, ये हमारे ये जो कार्यक्रम है, फिर मैं ये कहता हूं, हमारे शहरों में, हमारे नगरों में एक बहुजन केंद्र बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, जहां बहुजन समाज के बहुजन गतिविधियों का वो एक केंद्र बने। इसके प्रयास में हमको लगना चाहिए। ये हमारे कार्यक्रम के बारे में है साथियों। उसके बाद मैं जो 2-3 बातें और जो आपको कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक मुहिम हमको चलानी चाहिए। मैंने आपको शिक्षा नीति की बात बताई कि शिक्षा नीति के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। जब समाज का वो तबका ऊपर आएगा जिसको लगातार शोषित किया जाता रहा है, जैसे ही वो सचेत होगा, आपकी शिक्षा नीति में परिवर्तन होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। आप वो कारखाना है शिक्षण संस्थान, कारखाना होता है आदमी का दिमाग कैसा बनाना है, इसकी पूरी योजना बनती है। ऐसे नहीं होता है। हमको इस देश के शिक्षा संस्थानों को बचाना है और बनाना है। यह अभियान हमको चलाना पड़ेगा। बचाना भी है और बनाना भी है। यह अभियान अगर हम नहीं चलाएंगे, कोई भी एक राज्यपाल कहीं से आते हैं और पूरा का पूरा सिनेरियो विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का बदल जाता है। आप सोचिए कितना आप परजीवी होते जा रहे हैं। तो ये शिक्षा संस्थानों को जो बचाने का मामला है, बचाना और बनाना, इसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। और मैं समझता हूं मेरे पास पर्ची भी आ गई है। बस 2-3 लाइन और मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि क्या हम लोग एक व्यवस्था कर सकते हैं कि प्रति छमाही 6 महीने पे कम से कम जो बहुजन कार्यकर्ता है, बहुजन जो समाज में सोचने समझने वाले लोग हैं, क्या उनका कोई एक प्रशिक्षण शिविर हम लगा सकते हैं? देश के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, बदल के लगा सकते हैं। हर 6 महीने में कम से कम हम 50-60 हो गया, बस 2-3 लाइन, 50-60 लोग हम लोग, 100 लोग हम लोग मिलकर एक प्रशिक्षण शिविर क्या हम लोग कर सकते हैं? इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, इस पर हम लोग को सोचना चाहिए। दूसरा कि हम लोगों को एक हर साल एक बहुजन राजनीति का एक रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि जो सत्ता में जो बहुजन की राजनीति है उसका रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में हमको एक मुकम्मल हर साल एक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और लास्ट में जो मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा अपनी बात, कि बहुजन मिलन सम्मेलन करना चाहिए, बहुजन मिलन सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। और बहुजन मिलन सम्मेलन में यदि कोई जोड़ा शादी करना चाहता है तो उस शादी की भी व्यवस्था होनी चाहिए उस बहुजन मिलन सम्मेलन में। यानी बहुजन मिलन सम्मेलन जो है वो एक वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो, वो हो। वहां पर जो भी बहुजन समाज के लोग आपस में मिलकर शादी करना चाहते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं, उनको समाज की ओर से स्वीकृति, उनको समाज की ओर से प्रोत्साहन, उनको समाज की ओर से
आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और कई और भी कार्यक्रम हैं जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आपने मुझे सुना और समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।